दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं भारतीय संविधान में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने इस लेक्चर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के बारे में। चाहे गठन कहिए, चाहे पुनर्गठन कहिए, चाहे स्थापना कहिए, ठीक है, क्योंकि हर सवाल में अपने अपने तरीके हैं पूछने के। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों एक बार कवर किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा दोस्तों दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पहला पार्ट दिया है, ठीक है। आधे राज्यों के बारे में वहाँ डिस्कस किया गया, बाकी के राज्यों के बारे में आज अपनी इस वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्क्रीन पर कई सारे सवाल भी दिख रहे होंगे, हूबहू ऐसे ऐसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो इसको एक बार जवाब देने का प्रयास करिएगा। नहीं दे पाएंगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर संविधान की बात करें तो आज हमारा संविधान का दोस्तों 77 नंबर का लेक्चर है, 77वां लेक्चर है दोस्तों। और देखेंगे तो यहाँ पर 227 लेक्चर पड़ा है। 227वां दिन मतलब क्या है, इसी लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने 150 लेक्चर में इतिहास विषय को कवर किया। जिन बच्चों को प्राचीन इतिहास पढ़ना हो, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना हो या आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना हो, वो अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है और इस प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां जाकर पूरी क्लास दे सकते हैं। 150 लेक्चर में केवल इतिहास विषय। और आप देख रहे हैं दोस्तों 77 लेक्चर पर हम लोग आ चुके हैं। अब आगे 3 लेक्चर तो मैं और ले लूंगा ताकि 80 लेक्चर में दोस्तों ये पूरा का पूरा संविधान का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाए, ठीक है। तो हर एक टॉपिक पर दोस्तों चर्चा हो चुकी है। आइए देखते हैं कि आज के इन सवालों में क्या कुछ खास देखने को मिलता है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए बैच भी चल रहे हैं। एक मौका दीजिए, आप जुड़िए हमारे साथ, तब आपको पता चल पाएगा कि वाकई क्या क्वालिटी कंटेंट वाली चीजें बैच में दी जाती हैं। आपको ये लग रहा होगा ना कि नितिन सर की रेगुलर वाली क्लास में हमें इतना फायदा मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है, जो पेड क्लास हमारी या फिर जो हमारी किताबें हैं वहां तो और भी मेहनत करते होंगे, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हमारा 77वां लेक्चर है या संविधान का 77वां लेक्चर है। कुल देखेंगे तो आज हमारा 227वां लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो तैयार हो जाएंगे आपके 6810 सवाल। पूरे यूट्यूब पर कहीं भी डूब डालना, इतना सवाल कोई स्क्रीन पर पढ़ाया नहीं है, ठीक है। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर इस तरह के इतने सवाल कोई नहीं पढ़ाया है। तो आज दोस्तों हम कवर करने वाले हैं 6810 सवाल, मायने रखता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ खास सवाल है। पहला सवाल काफी आसान सा है कि भारतीय संघ में सिक्किम का विलय कब हुआ। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम का विलय कब हुआ ये आपको बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सिक्किम वाला सवाल तो बार बार आपसे परीक्षा में पूछता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब विलय के बारे में पूछेगा ना तो बताएगा दोस्तों इसका विलय हुआ था 1975 में। विलय का मतलब क्या दोस्तों, विलय का मतलब दोस्तों इसको राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। विलय का तात्पर्य क्या दोस्तों, इसको राज्य का दर्जा दिया गया। इसके पहले राज्य नहीं था, ठीक है। तो 1975 में दिया गया। और तिथि भी आपसे पूछ सकता है, तो बताएगा दोस्तों 15 मई 1975 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। जिस समय इसको दर्जा दिया गया उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे दोस्तों, फखरुद्दीन अली अहमद के समय में दोस्तों सिक्किम को क्या किया गया है, सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे आप याद रखेंगे कब, 15 मई 1975 को, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। कभी कभी एक डेट और मिलता है दोस्तों, अप्रैल 1975 मिलता है। तो अप्रैल में देखो पास हुआ था, ठीक है। इस समय फाइनल हो गया था। गोवा को एक राज्य के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। गोवा से पहले दोस्तों याद रखेगा अरुणाचल प्रदेश को घोषित किया गया था। अगर आप संशोधन की बात करेंगे तो इससे संबंधित जो संशोधन था वो दोस्तों 1986 में हुआ था, ठीक है, 1986 में। और गोवा से संबंधित जो संशोधन था, ये कब हुआ था दोस्तों, ये 1987 में हुआ था। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है। फिलहाल जो घोषणा हुई है, दोनों की घोषणा वो वर्ष 1987 में हुआ है। एक की सबसे पहले दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का हुआ है, कब, तो याद रखेगा, यहां याद रखेंगे 20 फरवरी, ठीक है, 20 फरवरी 1987। देखिए संशोधन तो दोस्तों 86 में हो गया था, लेकिन दोस्तों यह राज्य कब बना, यह 1987 में राज्य बना। एक बात और बताना चाहूंगा, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों इसके पहले 1972 में क्या बनाया गया था दोस्तों, इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। क्या बनाया गया था, केंद्र शासित। पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्य दोस्तों शुरुआती समय में केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में दोस्तों उन्हें राज्य के रूप में घोषित किया गया था। उसी तरह से गोवा की बात करें तो गोवा का नंबर आता है दोस्तों मई में। कब आता है दोस्तों, मई, 30 मई 1987 को गोवा को राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, याद रखेंगे। और इसके पहले दोस्तों अगर गोवा की बात करेंगे तो गोवा 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था। किससे दोस्तों, पुर्तगालियों से
पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था। ठीक है, तो इसको आजादी कहां से मिली थी दोस्तों? पुर्तगालियों से मिली थी। कब मिली थी सवाल आता तो क्या बताएंगे? 1961 में मिला था। ठीक है, और जब इसको पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था उस समय गोवा को और दमन दीव को एक साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे दोस्तों? 1961 में गोवा को दमन दीव के साथ मिला करके, किसके साथ? दमन दीव के साथ, फिर गोवा को मिला करके क्या बनाया गया था दोस्तों? एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। बाद में गोवा को एक अलग से राज्य का दर्जा दिया गया, वो दिया गया दोस्तों 30 मई 1987 को। बातें आपको याद रहेंगी, ज्यादा बातें नहीं किया। ठीक है, शुरुआत से एक बार फिर से देखिए। अगर सिक्किम की बात करेंगे तो 15 मई 1975 याद रखेगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो फरवरी 1987 याद रखेगा। गोवा की बात करेंगे तो मई 1987 याद रखेगा। यही 3 बातें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं परीक्षा में। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा मिजोरम। मिजोरम को दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? आपको याद होगा दोस्तों, शुरुआती समय में मिजोरम जो था, ये जो हमने असम फ्रंट के बारे में पढ़ा था, ये उसके अंतर्गत दोस्तों आता था। ठीक है दोस्तों, काफी समय तक यहां पर एक मिजो नेशनल फ्रंट भी काम करता था। ठीक है, जो मिजो समुदाय यहां पर है, मिजो नेशनल फ्रंट। ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट, बड़े लंबे समय तक दोस्तों मिजो नेशनल फ्रंट के द्वारा दोस्तों आंदोलन किया गया, तब जाकर इसे क्या दिया गया है? राज्य का दर्जा दिया गया मिजोरम को। ये आप याद रखेंगे। कब दिया गया? तो 20 फरवरी 1987 को ही। कब दिया गया दोस्तों? 20 फरवरी 1987। आप कहेंगे सर ये तो वही तिथि है जिस तिथि को अरुणाचल प्रदेश को दर्जा दिया गया था। जी हां, दोनों के लिए सेम सेम है, तो याद रखेगा अरुणाचल प्रदेश को भी इसी समय राज्य का दर्जा दिया गया था और मिजोरम को भी इसी समय राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अच्छा, जब ये आंदोलन चल रहा था उस समय की बात याद रखिए। एक बात, 1972। ठीक है, 1972 में दोस्तों मिजोरम को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और पीछे हमने पढ़ा कि अरुणाचल प्रदेश को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो मैंने आपसे कहा ना कि पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्य शुरुआती समय में केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में उन्हें राज्य का दर्जा दिया गया, और ये मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों तो एकदम सेम सेम है, तो इनका डेटा भी सेम सेम है। ठीक है, अगला सवाल, मध्य प्रदेश के एक हिस्से से अलग होकर के दोस्तों छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना। ये कब बना दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों 1 नवंबर सन 2000 को। याद रखेंगे 1 नवंबर सन 2000 को, ये जो नवंबर था, ठीक है, इस नवंबर में सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ है। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। उसी तरह से उत्तर प्रदेश से अलग होकर के दोस्तों किसका गठन किया गया? उत्तरांचल का गठन किया गया। उत्तरांचल का गठन हुआ दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, यहां पर 1 नवंबर है, यहां पे 9 नवंबर है। इसी तरह से बिहार से अलग होकर झारखंड बनेगा, वो झारखंड बनता है 15 नवंबर को। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ये जो उत्तरांचल बना है दोस्तों, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल बनाया गया। कितने जिलों को अलग करके? 13 जिलों को अलग करके। और उत्तरांचल से उत्तराखंड दोस्तों कब बनता है? तो सन 2007 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? इसका नाम बदल के कर दिया गया उत्तराखंड। तभी हम लोग दोस्तों उत्तराखंड के नाम से इसे जानते हैं, उत्तरांचल के नाम से इसे नहीं जाना जाता है। याद रहेगा आप सभी को ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल करा, बिहार के एक हिस्से से अलग होकर के झारखंड राज्य कब बना? तो अभी पीछे ही मैंने बताया आपको दोस्तों कि 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर के झारखंड बना है। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा, आंध्र प्रदेश के एक हिस्से से अलग होकर तेलंगाना कब बना है? देखिए हम लोग सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। पहले हम पढ़े थे सिक्किम के बारे में, फिर अरुणाचल प्रदेश के बारे में, फिर गोवा के बारे में, फिर जो है छत्तीसगढ़ के बारे में, फिर उत्तरांचल के बारे में, फिर झारखंड के बारे में, अब तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की जो स्थापना हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था दोस्तों? याद रखेंगे 2 जून 2014 को किसकी स्थापना हुई दोस्तों? तेलंगाना की स्थापना हुई है। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से को काट करके इसको बनाया गया था, और तेलंगाना जो था दोस्तों ये भारत का 29वां राज्य था। कौन सा राज्य था दोस्तों? 29वां राज्य था। और अगर आप वर्तमान की बात करेंगे, तो वर्तमान में कितने राज्य दोस्तों? तो वर्तमान में केवल 28 राज्य हैं। तो सर यहां पे 29वां था, 28 कैसे हो गए? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था वो बाद में राज्य की श्रेणी से हटा लिया गया, और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। इसी वजह से यह संख्या 29 से घट करके अभी 28 हो जाएगी आपके सामने ही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजें देखते हैं। लिख रहा 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघ क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो शुरुआती समय, अच्छा ये जो पुनर्गठन अधिनियम आया था दोस्तों कब आया था? याद रखेंगे 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, और इसके
जिसके तहत दोस्तों राज्यों की संख्या कितनी थी, तो शुरुआती समय में राज्यों की संख्या थी 14। कितने राज्य थे, 14। और याद रखेगा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कितने थे दोस्तों, तो यूनियन टेरिटरी की संख्या थी 6। कई सारी किताबों में दोस्तों 5 भी दिया गया है, ठीक है, और कई सारे में 6 मिलेगा। मेरे हिसाब से कितना है, तो 6, इसीलिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, डबल टिक कर दिया। याद रखेंगे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या कितनी है, 6। अब ये डिस्प्यूट जो मन में आता है बच्चों के कि सर कई जगह तो हमने 5 पढ़ा है, ठीक है, आपने जो 5 पढ़ा मैं 6 का नाम लिख देता हूं तब भरोसा हो जाएगा आपको, ठीक है। आइए, लिख रहा है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कर कितने संघ क्षेत्र, संघ क्षेत्र का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है, ठीक है, कितने केंद्र शासित हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, जो वर्तमान में केंद्र शासित है उसमें से केवल 2 ही का नाम दोस्तों यहां पे पता चल पाता है। एक का नाम है दोस्तों दिल्ली, ठीक है, दूसरे का नाम है दोस्तों अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार। ये केवल 2 ही वर्तमान में जो केंद्र शासित है, केवल 2 ही बचे हैं। बाकी के जो 4 नाम इसमें जुड़े, अच्छा एक नाम और है, ठीक है, एक नाम और है लक्षद्वीप, ठीक है, एक नाम और है लक्षद्वीप। ये 3 ही नाम जुड़े दोस्तों। इसके बाद बाकी के जो 3 नाम है ना, 4, 5 और 6, ये दोस्तों पूर्वोत्तर वाले राज्य थे जिनको बाद में हटा दिया गया, ठीक है, जिसमें नाम आता है दोस्तों मणिपुर का नाम आता है और त्रिपुरा का नाम आता है। ध्यान दीजिएगा, हम 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करें, और उस समय एक राज्य भी ऐसा था हिमाचल प्रदेश, जिसको क्या दर्जा दिया गया था, हिमाचल प्रदेश, जिसको यूनियन टेरिटरी माना जाता था। कई लोग जो डिस्प्यूट करते हैं ना, वो इसी को लेकर डिस्प्यूट करते हैं, तो लोग मानते हैं कि यहां 5 थे और मैं कहता हूं नहीं 6 थे, ठीक है, नहीं 6 थे। अरे आप अगर हिमाचल प्रदेश को लेकर टेंशन में हो तो बताओ त्रिपुरा और मणिपुर भी तो वर्तमान में राज्य हैं, अलग बात है आज राज्य में है, लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों 1956 की। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया ना, उस समय ये 6 यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, इन्हें याद रखेंगे। लेकिन आप पांडिचेरी कब एक केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है, पांडिचेरी को दोस्तों कब एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया, तो याद रखेंगे आपने सुना होगा 14वें संविधान संशोधन के बारे में। किसके बारे में, नहीं सुना, चलिए कोई बात नहीं। 14वां जो संविधान संशोधन था यह हुआ था दोस्तों 1962 ईस्वी में। कब हुआ था, 1962 ईस्वी में। सर कुछ टाइम पहले आपने बताया था कि 1961 में पुर्तगालियों से हमें मुक्ति मिली थी। किससे मुक्ति मिली थी, पुर्तगालियों से मुक्ति मिली थी, बहुत सही, ठीक है, ये मुक्ति के बाद का ही समय है, ठीक है, ये मुक्ति के ठीक बाद का समय है। तो दोस्तों जब मुक्ति मिल गई तो 14वां संविधान संशोधन किया जाता 1962 में, और तब दोस्तों इस पुदुचेरी को क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। लेकिन अभी मेरे मुंह से निकला पुदुचेरी, यहां पे तो लिखा है पांडिचेरी, मामला क्या है सर, ये पुदुचेरी और पांडिचेरी का मामला क्या है, तो याद रखेंगे दोस्तों वर्ष 2007 का वर्ष 2007 की बात है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों, पांडिचेरी से कर दिया गया पुदुचेरी। क्या कर दिया गया, पांडिचेरी से क्या कर दिया गया, पुदुचेरी कर दिया गया। और ये 1961 एक बात के लिए और याद दिलाता है, इसी समय गोवा को अलग करके दमन दीव में जोड़ा गया था, ठीक है, वो भी याद रखेगा। बाद में गोवा को 1987 में जाके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, वो आप अलग से याद रखेंगे। अगला सवाल, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब स्थापित किया गया, ठीक है, चंडीगढ़ दोस्तों अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है, और चंडीगढ़ याद रखेगा, चंडीगढ़ जो है ये केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ राजधानी भी है। किसकी राजधानी है, ये दोस्तों पंजाब की भी राजधानी है और ये हरियाणा की भी राजधानी है, ये इन दोनों जगह की राजधानी, ठीक है। इसके अलावा चंडीगढ़ स्वयं में क्या है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। कब की बात है दोस्तों, ये बात है 1 नवंबर 1966 की। कब बात है दोस्तों, 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को क्या दर्जा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों इसको पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी बनाई गई, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला बढ़िए सवाल, लिख रहा केंद्र सरकार ने कब संविधान के अनुच्छेद 370, ठीक है, जिसके तहत दोस्तों विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, और 35A के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो देखिए अगर दर्जा समाप्त करने की बात करें तो दर्जा समाप्त हो गया था दोस्तों 5 अगस्त को ही, ठीक है, 5 अगस्त 2019 को यह दर्जा समाप्त हो गया था। लेकिन दोस्तों दर्जा समाप्त होने के ठीक बाद दोस्तों यह कहा गया सरकार के द्वारा कि नहीं, अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहेगा, इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बांट दिया जाएगा। और इसी समय दोस्तों ये पुनर्गठन अधिनियम जो आया, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये जो लागू किया गया ना, ये लागू किया गया दोस्तों 31 अक्टूबर को। कब लागू किया गया, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। तो यहां अगस्त है, पूरा अगस्त बीता, पूरा सितंबर बीता, और अक्टूबर में 31 अक्टूबर को जाके ये किया गया, ठीक है। 31 अक्टूबर को दोस्तों एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देखिए सरकार कितना पहले से सब जागरूक थी। एकता दिवस मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में दोस्तों, याद रखेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, ठीक है,
किस उपलक्ष्य में? तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, तो हमने शुरुआती क्लास में चर्चा किया कि 565 रियासतों को अगर मिलाने का दायित्व तो किसी के ऊपर था, तो इन्हीं के ऊपर था, जो इन्होंने कर दिखाया। जी हां, इन्होंने कर दिखाया। इसीलिए इसी दिन दोस्तों इस जम्मू कश्मीर को लाकर इनके जयंती के दिन है दोस्तों इसे लागू किया गया, ताकि जीवन भर ये लोग बातें याद रखें। ठीक है, आगे बढ़िए। जम्मू कश्मीर को कितने भागों में बांट दिया गया? तो अगर ये पूछे दोस्तों तो बताइएगा 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग बना दोस्तों? तो एक जो केंद्र शासित प्रदेश बना, एक तो है दोस्तों जम्मू, ठीक है, चाहे आप जम्मू कश्मीर कहिए, और दूसरा है दोस्तों लद्दाख। क्या दोस्तों? लद्दाख। इसे 2 भागों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। जो पूर्वी हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा, जो पूर्वी हिस्सा है वो लद्दाख है, जो पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, वो क्या दोस्तों? कश्मीर है। ठीक है, जो पश्चिमी हिस्सा वो क्या है? कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर क्या हो गया? राज्य की श्रेणी से हटा, तो इसी कारण 29 राज्य की जगह पे अब कितने राज्य हो जाएंगे? 28 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए किताबें जारी की गई हैं। आपको भरोसा हो तो एक बार आप जुड़िए हमारे साथ, तब आपको पता चलेगा कि कितनी बेहतरीन किताबें हैं, कितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट इसमें दिया गया है। देखिए किताबें होती किस लिए हैं? जो आसान भाषा में लिखी हों, जो ज्यादा चीजों को कवर करती हों, वो किताबें बेहतर होती हैं। तो स्टडी 91 की किताबें में वो हर चीज आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपको इस क्लास में मिल रहा है ना, इस क्लास में देखिए कितना गंभीर होकर के हम लोग क्लास लेते हैं, टाइम पास बिल्कुल नहीं। जैसी आज की क्लास हूबहू ऐसे दोस्तों पीछे की क्लास भी होती है। कई बार लोगों के मन में आता है सर हंसी मजाक क्यों नहीं? हंसी मजाक करेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी, बाद में आप कहोगे सर 30 सवाल पढ़ाने में ये आदमी 60 मिनट लगा रहा है। जब आज हम सवाल नहीं हल कर पा रहे हैं, या गुरुदेव हमारे सवाल नहीं हल करा पा रहे हैं, तो हम परीक्षा में क्या हल करेंगे? यही कारण है कि मैं समय विस्तार से बताता भी हूं, फिर भी जाके क्लास आधे घंटे में समाप्त हो जाती है। यानी समझा के लिखते लिखते चलता हूं तो भी आधे घंटे में समाप्त हो जाती है। तो फायदा किसका दोस्तों? आपका फायदा है। ठीक है, जुड़िए हमारे साथ। ये किताबें दोस्तों आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं 6350009191 पर। ठीक है, शानदार किताबें, आप जुड़कर देखिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि दादरा और नगर हवेली की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? शुरुआती पीरियड की बात करा, बाद में हम इसके बारे में बताएंगे कि आगे क्या होता है, क्योंकि आगे होता है कि दादरा नगर हवेली में इस दमन दीव को लाकर के विलय कर दिया जाता है। यह भी घटना 2019 की है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी की बात करें दोस्तों, ये घटना है 11 अगस्त की। कब की घटना दोस्तों? 11 अगस्त 1961। फिर से 61 सामने आ गया। अभी गोवा के टाइम आया था, दमन दीव के सामने आया था, अब दादरा नगर हवेली के काम में जब हम पढ़ रहे हैं तो फिर से आ गया। ठीक है, तो याद क्या रखेंगे दोस्तों, 11 अगस्त 1961 को इस दादरा नगर हवेली की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। पहला सवाल तो ये बनता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक सवाल ये आता है कि ये पुर्तगालियों से आजाद कब हुआ था? ठीक है, पुर्तगालियों से आजाद कब हुआ था? तो इसकी आजादी दोस्तों याद रखेंगे 1954 में ही मिल गई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों एक अच्छा सवाल बन जाता है, क्योंकि बाकी के जो स्थान से गोवा वगैरह वो बाद में आजाद हुए। दादरा नगर हवेली वाला जो बेल्ट है दोस्तों पहले आजाद हो गया था पुर्तगालियों के चंगुल से, तो याद रखेंगे ये हो गया था। ठीक है, 1954 में। आई थिंक जो डेट है दोस्तों एक बार चेक कर लीजिएगा, 2 अगस्त के आसपास है। ठीक है, 2 अगस्त के आसपास है, फिर भी मैं स्टार लगा देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और एक सवाल और आता है, इसको कब भारतीय संघ में शामिल किया गया? अगर भारतीय संघ की बात करेगा कि भारतीय संघ में शामिल कब किया गया, तब दोस्तों अगर ये सवाल आता है स्पेशली, तो सीधे आप 1961 ही बताइएगा, तब आप 54 का नाम मत लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दमन दीव, जिस तरह से दादरा नगर हवेली का गठन हो रहा है, इसी तरीके से दोस्तों दमन दीव का गठन कब हुआ है? इसका गठन दोस्तों 87 में हुआ है। ठीक है, 30 मई 1987। सर ये तो वही समय है जब इसी समय में दोस्तों गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके पहले जो गोवा था वो दमन दीव में शामिल था। तो जब गोवा वहां से हटा तब दोस्तों ये काम होता है। ये तो स्थापना की बात करा। ठीक है, अगर दोस्तों इसके शुरुआती गठन की बात करें तो इसका भी गठन दोस्तों 1961 में हो चुका था। तो चाहे दादरा नगर हवेली की बात करें, चाहे दमन दीव की बात करें, चाहे पांडिचेरी की बात करें, चाहे गोवा की बात करें, सबका संबंध कहां से दोस्तों? 1961 से है। ये आप याद रखेंगे।
अगला सवाल कह रहा दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को एक साथ कब जोड़ दिया गया? जोड़ दिया गया मतलब एक साथ उनका विलय कर दिया गया। तो ये विलय किया गया दोस्तों 26 जनवरी 2020 को। कब किया गया दोस्तों? 26 जनवरी 2020 को दोस्तों विलय किया गया। लेकिन इससे संबंधित जो अधिनियम आया था दोस्तों, वो अधिनियम कब का था दोस्तों? वो अधिनियम था 2019 का। ठीक है, याद रखेंगे दमन दीव और दादरा नगर हवेली संबंधित जो अधिनियम है, संशोधन अधिनियम, वो कब आया था? 2019 में। ये विलय कब हुआ? तो विलय हुआ 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, यानी जम्मू कश्मीर के ठीक बाद की घटना है। लिख रहा दमन और दीव को दादरा नगर हवेली में क्यों मिला दिया गया? आपके मन में भी एक सवाल आ सकता है कि क्यों मिला दिया गया। तो याद रखेगा बेहतर प्रशासन के लिए। किसके लिए दोस्तों? बेहतर प्रशासन के लिए, ताकि दोनों को प्रशासन का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसी कारण दोस्तों इन दोनों का विलय करके एक में कर दिया गया। इन दोनों का लोकेशन भी एक ही जगह के आसपास था, क्योंकि दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोस्तों दोनों गुजरात और महाराष्ट्र। अच्छा, मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। जो इस तरह से दोस्तों गुजरात वाला बेल्ट है ना, ये जो बेल्ट है दोस्तों याद रखेंगे, ये जो ऊपर की साइड है ये कच्छ की खाड़ी है। क्या दोस्तों? इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी। और जो नीचे साइड वाला बेल्ट है इसे कहते हैं खंभात की खाड़ी। क्या कहते हैं? खंभात की खाड़ी। तो इसका जो लोकेशन था दोस्तों इसी खंभात की खाड़ी में था। ठीक है, याद रखेंगे इसका जो लोकेशन था कहां पे था? खंभात की खाड़ी में। तो दोनों को बेहतर प्रशासन की वजह से मिलाकर एक जगह कर दिया गया। लिख रहा दादरा नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? जब इनको मिला दिया गया दोस्तों तब इनकी राजधानी क्या है? तो याद रखेंगे वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है? दमन। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। ठीक है, लोग ये जानते हैं कि विलय हो गया, लोग भी जानते हैं कि विलय कब हुआ, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि इसकी राजधानी क्या है। कहीं कहीं मन में कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं दमन है कि दीव है कि दादरा नगर हवेली, क्या राजधानी ये नहीं पता, तो दमन ही राजधानी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या दोस्तों? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं। ठीक है, एक राजधानी तो दोस्तों श्रीनगर है। क्या दोस्तों? श्रीनगर है। और एक राजधानी दोस्तों जम्मू तवी है। क्या दोस्तों? जम्मू तवी कहिए चाहे जम्मू कहिए, याद रखेंगे। और श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर दोस्तों गर्मी के समय की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, उसी तरह से जम्मू जो दोस्तों ये शीतकालीन राजधानी है। ठीक है, शीतकालीन राजधानी है। तो ये अलग से पूछ देता कभी कभी कि ये चीजें हैं, तो इसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिख रहा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी कहां पर है? बहुत सारे बच्चे यहां भी कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, लद्दाख की दोस्तों संयुक्त राजधानियां हैं। ठीक है, नहीं पता था ना आपको? चलिए जान जाइए, लद्दाख की संयुक्त राजधानी है। कौन कौन सी संयुक्त राजधानी है? तो एक तो लद्दाख की राजधानी दोस्तों लेह को रखा गया है, दूसरी लद्दाख की राजधानी में कारगिल को भी रखा गया है। किसे रखा गया दोस्तों? कारगिल को भी रखा गया है। क्या बात करते सर, कारगिल भी लद्दाख की राजधानी के तहत आता है? जी हां, जब आप पढ़ेंगे तब आप चीजें आपको मिलेंगी, आप जान पाएंगे। देश में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान की बात करेंगे तो देश में कुल राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 28 राज्य बचे हैं, क्योंकि दमन दीव दादरा नगर हवेली को मिला दिया गया, इसलिए दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे राज्य कितने दोस्तों? राज्यों की संख्या है 28। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों? याद रखेंगे 8। ठीक है, तो 28 और 8 आपको याद रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? अब ज्यादातर बच्चों के दिमाग में आता है कि सर तमिल या तेलुगु, बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए, तमिल बोलने वालों के नाम पर ही तमिलनाडु पड़ा है, और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीच में 36 का आंकड़ा चलता है। भाषा की बड़ी लड़ाई वहां पर है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में रहने वाला कोई भी तमिल जो है यहाँ की मुख्य भाषा नहीं है, इसीलिए सीधा यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? तेलुगु लिखेंगे। पहली बात, तेलुगु के बाद नंबर 2 पर कौन आता है? उर्दू आता है। ये कैसे हो गया सर? क्योंकि आंध्र प्रदेश में दोस्तों हैदराबाद है, राजधानी देखेंगे। अब अलग बात है कि इसकी आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों अमरावती हो चुकी है, लेकिन पुराने समय में जो राजधानी थी वो हैदराबाद थी। ये अलग बात है कि अब हैदराबाद तेलंगाना के अलग हो जाने के बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो चुकी है। तो दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा यहाँ पर क्या है? उर्दू है। तीसरी भाषा दोस्तों कौन सी बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। चौथी भाषा कौन सी बोली जाती है? यहां पर बंजारा भाषा चलती है, ये यहां की चौथी भाषा है। और पांचवी भाषा कौन सी है दोस्तों? तो अंग्रेजी बोली जाती है साउथ में। ठीक है, ये 5 भाषाएं हैं जो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। इसको बताने के पीछे रीजन ये था कि बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं
आप ना कंफ्यूज हो, ठीक है। लिख रहा किस राज्य की मुख्य भाषा खासी है, ठीक है। गारो खासी जयंती पहाड़िया का नाम हमने सुना था दोस्तों, वो हम लोगों ने कहां पढ़ा था, मेघालय में पढ़ा था। तो ये मेघालय की भाषा है, ठीक है, याद रखेंगे ये मेघालय की भाषा है। मेघालय के साथ साथ खासी जो है दोस्तों ये असम के कुछ क्षेत्रों में भी बोली जाती है, और इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में भी ये खासी भाषा बोली जाती है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। भाषा का नाम है, याद रखेंगे। लिख रहा भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था, तो याद रखेंगे सबसे पहले 1953 ईस्वी में किसका गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है। भाषा के आधार पर गठित जो पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। और कौन सी भाषा यहां है दोस्तों, तो याद रखेंगे तेलुगु भाषा, ठीक है। तेलुगु भाषा के आधार पर दोस्तों इसका गठन किया गया था, ठीक है। अगला सवाल, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया, तो पहली बार दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था ये आया था 1956 में, और हमने यही तो पढ़ा कि 1956 के तहत राज्यों की संख्या कितनी थी, तो 14 राज्य थे, और यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी थी, तो हमने पढ़ा 6 यूनियन टेरिटरी थे, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये भी सवाल आता रहता है, ठीक है। एक एक सवाल जो रखा है मैंने यहाँ पे ना सब ढूंढ के रखा हूं, ये देखते हुए रखा हूं कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। एक बार आप चैप्टर पढ़ लेंगे ना, फिर जाके आप अपनी किताब खोल के पढ़ेंगे, आपको लगेगा सब तो पढ़ा हुआ आ रहा है। देखो ये कैसे पता चलेगा कि नितिन सर की क्लास में जो कुछ पढ़ाया गया वो बेहतर है, मैं बताऊं कैसे। आप एक क्लास देख लो, सपोज करो लेक्चर मैंने 2 पार्ट में दिया, 2 पार्ट पढ़ लो, फिर किताब खोलोगे सब याद आने लगेगा। हम करें इस लेक्चर को मत ट्राई करो, आज तक जितने भी लेक्चर दिए 226 लेक्चर हो गया ना, 227 लेक्चर आज आपका हो जा रहा है, ठीक है। तो 227 लेक्चर में कोई भी लेक्चर ओपन कर लो, उस लेक्चर की बातों को सुन लो, फिर किताब खोलना, पहले किताब मत खोलना, पहले लेक्चर पढ़ना फिर किताब खोलना। लगेगा यार कि अमेजिंग, मतलब सारी किताब हमें याद है, ऐसा आपको फील होगा। ट्राई करके देखना, मजा आएगा। आगे देखो, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों, ठीक है, अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया, तो इसके लिए हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, 1961 में ऐसा किया गया था, ठीक है। जहां जहां पुर्तगाली बस्तियां थी वो सभी कहां आ गया, भारतीय राज्य क्षेत्र में आ गया। जैसे दोस्तों, जैसे गोवा तो था ही, जैसे दोस्तों पुदुचेरी का नाम आता है, जैसे दोस्तों आपका जो है पुदुचेरी में दोस्तों कराईकल, माहे वगैरह सबका नाम आता है, वो सब हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों दमन दीव का नाम आता है, दमन दीव का नाम आता है, दादरा नगर हवेली का नाम आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों क्या हो गया, बाद में मिल जाते, 1961 की बात है। राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में जो पहला आयोग बना था, वो आयोग को, उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे यहां बीजी खरे का नाम ले लेते हैं, नहीं, बीजी खरे दोस्तों गलत जवाब है। यहां पर जो आयोग है दोस्तों वो न्यायमूर्ति यस्केधर की अध्यक्षता में गठित हुआ था, तो यस्केधर आयोग याद रखेगा, ठीक है। भाषा संबंधित कौन है, भाषा के आधार पर राज्य का गठन, तो याद रखेगा यस्केधर आयोग, यस के धर आयोग, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल लिख रहा, कौन सा एक देशी राज्य वर्ष 1946 में संविधान सभा के साथ सीधी बातचीत करना पसंद किया बजाय नरेंद्र मंडल के। ये नरेंद्र मंडल क्या है दोस्तों, आधे लोगों को ही नहीं पता, ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है। नरेंद्र मंडल का मतलब होता है नरेश मंडल। नरेंद्र मंडल का क्या होता है दोस्तों, नरेश मंडल। नरेश मंडल का तात्पर्य क्या होता है, याद रखेगा राजाओं का अपना एक समूह था जिसे उस समय में नरेश मंडल कहा जाता था, क्योंकि भारत में कई सारे देसी रियासत भी थे, उस देसी रियासत के राजा भी हुआ करते थे। वो राजा क्यों विलय करेंगे भाई, क्यों भारत में अपना राज्य क्यों विलय करने, एक बात आती है ना। तो इसीलिए दोस्तों एक नरेश मंडल बना हुआ था। तो उस समय दोस्तों जबकि आजादी भी नहीं मिली हुई, संविधान सभा तो गठित हो गई 1946 में, आजादी 47 में मिलेंगी, लेकिन उस समय दोस्तों बड़ौदा एक ऐसा देसी रियासत था जिसने डायरेक्ट किससे बात करना पसंद किया, सीधे जो है बात करना पसंद किया, सीधे संविधान सभा से बातचीत करना पसंद किया, वो नरेंद्र मंडल से बात करना पसंद नहीं किया था। ये एक अच्छा सवाल है और डेंजर सवाल है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, ठीक है। बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि कौन कौन सी रियासतें थी जिन्होंने विलय करने से मना कर दिया था। जैसे जम्मू कश्मीर रियासत थी, वो तो बाद में महाराजा हरि सिंह ने आके विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और उसे स्पेशल दर्जा देकर के भारत में शामिल कर लिया गया और भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया, ठीक है, ये हो गया। दूसरा था दोस्तों जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत जो था ये गुजरात में स्थित था। वहां का जो शासक था दोस्तों वो मुस्लिम शासक था, वो चाहता था कि जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में हो जाए, जबकि वहां की जनता हिंदू थी, तो हिंदू जनता थी, इसलिए भारत सरकार ने कहा एक काम करो जनमत संग्रह हो जाए। जनमत संग्रह हो जाएगा तो डिसाइड हो जाएगा कि जनता कहां जाना चाह रही है, पाकिस्तान जाना चाह रही है कि भारत में विलय करना चाह रही है। तो सिंपल सी बात है, जनता हिंदू थी इसलिए उसका विलय कहां हो गया, भारत में हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक
और रियासत था हैदराबाद रियासत। ये रियासतों वाला नाटक क्यों चल रहा था? इसलिए नाटक चल रहा था कि जब माउंटबेटन योजना पर दोस्तों सहमति बनी तो उसके बाद यह डिसाइड किया गया कि जो भी देशी रियासत भारत या पाकिस्तान में अपना विलय नहीं करना चाहते वे अपनी स्थिति को स्वतंत्र बरकरार रख सकते हैं। और भारत सरकार को भय था कि हम जबरदस्ती करेंगे तो अभी तो अंग्रेजों के चुंगल से बाहर निकलना है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इस वजह से दोस्तों धीरे धीरे करके इस पर जो है लोगों को सहमति लिया गया और किसी तरह से विलय प्रक्रिया पूरी की गई। तो जूनागढ़ का तो विलय हो गया। हैदराबाद की बात आई। हैदराबाद की जो जनता थी वो भी मुस्लिम जनता थी। अब तो उसके पास कोई चारा था नहीं। अब क्या, पाकिस्तान तो इधर आपका पश्चिम साइड था, ठीक है, उत्तर पश्चिम साइड, वहां से आके आप देखेंगे तो ये तो हैदराबाद जो है दोस्तों दक्षिण पश्चिम के साइड में है, ठीक है, दक्षिण पूर्व साइड में, ठीक है, हैदराबाद। तो दोस्तों यहां की जनता भले मुस्लिम थी लेकिन ये विलय कहां करे, ये विलय चाहते नहीं थे। इसलिए सरकार की तरफ से क्या चलाया गया, एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना सिविलियन के ड्रेस में जाकर के दोस्तों वहां पर और जो बाहरी तत्व थे उन्हें खदेड़ दिया और इसका भी विलय दोस्तों भारत में कर दिया गया। इस तरह से अखंड भारत का निर्माण होता है, ठीक है। तो बाकी चीजें आप जानते हैं। सेशन आज यहीं का समाप्त होता है दोस्तों। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं। याद रखेगा हाथ से लिखा गया नोट्स है, ठीक है। इसे अगर आप परचेज करते हैं तो साफ तौर पे लिखा है ई बुक, ठीक है। हम देखिए अंधेरे में बच्चों को नहीं रखते हैं, आपकी मर्जी हो तब आप इसे लीजिए। ये ई बुक फॉर्म में मिलेगा, इससे आप प्रिंट करा करके घर पे पढ़ सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में आप जब जी में चाहे पढ़ सकते हैं। ये उस तरह की किताबें हैं, ठीक है। इसके बाद जो हार्ड वाली किताबें दोस्तों वो अगर आप ऑर्डर करते हैं वो किताब बाई पोस्ट आपके घर जाएगी। 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना, अब भाई जितनी दूरी हो आपके घर की, ठीक है, उसी हिसाब से समय लगता है मोस्टली दोस्तों। अब पहले क्या था, हम सरकारी सर्विस यूज करते थे, पोस्ट ऑफिस की सर्विस यूज करते थे, तो बड़ा कंप्लेन आता था कि किताबें सर 8 दिन बाद मिल रही, किसी बच्चे को 10 दिन बाद मिल रही। तो मुझे खुद भी बुरा लगता था, यार उचित नहीं है, ठीक है। अगर मैं ही कोई चीज ऑर्डर करूं मुझे 10 दिन बाद मिले तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा बच्चों को क्यों अच्छा लगेगा, लेकिन अब इसलिए भेजना पड़ता था कि भाई पोस्ट ऑफिस क्या हर जगह पे है। अब बच्चे तो कहीं भी गांव से ऑर्डर कर दिए, वहां तक तो प्राइवेट डिलीवरी हो नहीं सकती है। उसके बाद किसी तरह से कंपनी के साथ टाई अप हुआ, ई काम, ठीक है, बढ़िया कंपनी है, ई काम के साथ टाई अप हो गया और अब हम लोग अपना काम ई काम के थ्रू ही करते हैं। उसके चार्जेस लेकिन ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हमने कहा यार चार्जेस 10 20 30 रुपये ज़्यादा लगेंगे। देखिए बच्चों से नहीं चार्ज करते, अपने जेब से देते हैं, ठीक है। चार्जेस ज़्यादा लगते हैं लेकिन फिर मन में हुआ कि नहीं, कम से कम बच्चों को टाइम पर डिलीवरी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, उन लोगों ने भी एफर्ट दिखाया कि सर हम तो 48 घंटे में डिलीवरी दे देते हैं। तो हमने कहा भैया दीजिए 48 घंटे में डिलीवरी। फिर चाहे अब चार्जेस की बात वहाँ नहीं आती। देखिए जैसे आप चाहते हैं ना कि जहाँ क्वालिटी कंटेंट की बात आ जाती है फिर वहाँ पैसा मैटर नहीं करता, उसी तरह से जहां सर्विस अच्छी हो जाती है फिर वहां पैसा मैटर नहीं करता। कि मेरे जेब से पहले क्या होता था, जब पोस्ट ऑफिस से मैं भेजता था तो 52 रुपए लगते थे, 52 रुपीज, ठीक है। किताब भेजने का जो चार्ज है ऑल ओवर इंडिया ही चार्ज है, आप जाके पोस्ट ऑफिस में पता करते थे, एक किताब भेजने में 52 रुपए लगता है, चाहे वो छोटी किताब हो चाहे कोई भी किताब हो, 52 रुपए में हो जाती थी किताब। अब इनके साथ जब टाई अप हो गया तो हमारा खर्चा आता है 99 रुपीज, 99 रुपया। भरोसा नहीं है ना, कसम से बता रहा हूं, 99 रुपए दोस्तों एक किताब को भेजने में डिलीवरी चार्ज लगता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे फोन कर कहते हैं सर किताब सस्ती नहीं हो जाएगी। भैया कैसे सस्ता करने बताइए। अगर आप चाहते हैं सर कि ये दिखा दीजिए सर सच में 99, तो हम आपको वो भी दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास बिल भी जाता है, आप वहां से देख लीजिए। तो अब ये रहता है कि या तो बच्चों से अलग से चार्ज करें, ठीक है, और या तो फिर जो है उसी में इंक्लूड कर लें। तो ये रहता है कि नहीं ठीक है बच्चे ले रहे हैं, ऑफलाइन में जाते हैं तो 10-20% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, और ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो ठीक है, जो किताब का प्राइस है ठीक है, हम अलग से कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लेंगे, उसी प्राइस में इन्हें किताब हम वहां तक पहुंचा देंगे, उसमें हैकिंग पैकिंग जो भी है सम्मान लिया जाएगा, ठीक है। तो अपनी बातें हैं, आप अपने हैं इसलिए मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूं, वरना क्लास में सारी बातें शेयर नहीं की जाती हैं, अपनी प्राइवेट चीजें होती हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन ही समाप्त होता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पीछे के जो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं देख लीजिए। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट की मैं सीरीज चलाऊंगा और हर एक सब्जेक्ट खत्म करूंगा, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। अभी तो हमने टारगेट किया था 10,000 सवाल खत्म करने का, लेकिन अब मन हो रहा है 25,000 तक लेके जाने का, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं आप 6,800 हो गया ना, बहुत जल्द दोस्तों 10,000 भी हो जाएगा। बस डेली क्लास में बने रहिए तो समय नहीं लगेगा, ठीक है। 227 दिन से भैया क्लास चल रही है, ठीक है, 227 दिन मायने रखता है, ठीक है। इतने दिनों से क्लास चल रही है और लंबी क्लास चलेगी। अभी तो केवल 2 ही बड़े विषय समाप्त हुए, एक इतिहास समाप्त हुआ है और एक जो है संविधान समाप्त हुआ। अब ज्योग्राफी की कहानी शुरू होने वाली है, वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। धन्यवाद।